6 पॉइंट की बात करते हैं। क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व। राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भी प्रभुत्व देखने को मिलता है। उसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में तो 2 ही दल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कांग्रेस और बीजेपी। कभी कांग्रेस जीती, कभी बीजेपी जीती है, पर ऐसा हर राज्य में नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में हमारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। हमारे पंजाब और दिल्ली में हमारे आम आदमी जनता पार्टी है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व देखने को मिलता है हमें राज्य स्तर पर। राज्य राजनीति में वहाँ की जो लोकल जो दल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की बात करें तो तमिलनाडु में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डीएमसी से, हमारी भाजपा और कांग्रेस का, कि इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ के लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए लोग इसी को भी वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को देखने को मिलता है कि राज्य की राजनीति में जो हमारे क्षेत्रीय दल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनका प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गठबंधन की राजनीति। देखो राज्यों की राजनीति भी गठबंधन की होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो है बहुमत प्राप्त कर लेती है। फॉर एग्जांपल 4 पार्टी है, ये है कांग्रेस, ये है बीजेपी और ये है आम आदमी पार्टी और ये समझ लो आप डीएमसी। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको मिलते हैं 30 वोट, इसको मिलते हैं 10 वोट, इसको मिलते हैं 10 और इसको मिलते हैं 10। अगर किसी भी जो है दल को जीतना है तो उसको 40 वोट चाहिए, तो ना ये उस बहुमत को प्राप्त कर सकी है, ना ये बहुमत को प्राप्त कर सकी है, ना ये और ना ही ये। तो ये क्या करेगी कांग्रेस करेगी, आपके साथ मिल जाएगी, आम आदमी जनता पार्टी के साथ मिल जाएगी और मर्ज होकर एक हो जाएगी, तो इनके वोटों की संख्या हो जाएगी 40। तो ये कहीं ना कहीं अपने जो चुनाव है उसको जीत लेगी और बहुमत प्राप्त कर लेगी और इकट्ठा होकर गठबंधन करके जो है अपनी राजनीति में जो है प्रबल हो जाएगी। तो हमारी जो राज्यों की राजनीति है वो भी हमें ऐसे देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दल एक दूसरे से मिलकर जो है बहुमत प्राप्त करते हैं और जीत जाते हैं। फ़ायदा इससे होता है कि सबको एक मतलब रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, सबको जो है कहीं ना कहीं साझेदारी देखने को मिलेगी। पर इससे नुकसान ये होता है कि नीतियों में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी हमें देखने को मिलती है। क्या पता कोई नीति बनी है वो किसी एक दल के नेता को पसंद नहीं है तो उसको बदलना पड़ेगा, तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है राजनीति में। तो गठबंधन की राजनीति जो है वो हमारे स्टेट लेवल पे हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं 8th पॉइंट में, जो है विकास की राजनीति। अब क्या हो चुका है कि हमारे जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज का जो युवा है वो इस चीज़ पर बल नहीं देता कि कौन सी कास्ट से है, कौन से रिलीजन से है। अगर उन्हें लगता है कि किसी भी नेता के पास वो क्षमता है कि वो इस काम को कर सकता है और हमारा विकास कर सकता है तो वो उसी को ही वोट देगा। उस युवा को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज का युवा काफ़ी ज़्यादा समझदार है, तो वो विकास के आधार पर ही जो है वोट देता है। ठीक है ना, तो ये है हमारी विकास की राजनीति, क्योंकि आज जो है युवा बदल चुका है और विकास के आधार पर हमारी राजनीति होती है। तो राज्यों की राजनीति की एक प्रकृति है कि आज जो है राज्यों में विकास की राजनीति भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 9वां, जो कि है चुनाव प्रतिस्पर्धा। देखो राज्य लेवल पे हमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है पार्टियों में। यहाँ पे जो पार्टियाँ होती है वो ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े डिफरेंस से जीत जाए। जैसे हमें जो है केंद्र लेवल पे देखने को मिलता है कि कांग्रेस के अगर 40 वोट है तो बीजेपी के 346 वोट देखने को मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है हमारी राज्य की राजनीति में, इसमें काफ़ी कम होता है। जैसे कि अगर एक दल को मिले हैं 2500 वोट तो दूसरे दल को मिले होंगे 2800 वोट। तो मतलब आप समझ सकते हो 200 या 300 वोट से ही एक दल जीत सकता है। तो सिर्फ इतना कम इनके बीच हमारे को देखने को मिलता है डिफरेंस। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो राज्यों की राजनीति होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चुनावी प्रतिस्पर्धा, चुनावी कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण प्रकृति है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। 10वां पॉइंट हम रखते हैं सत्ता परिवर्तन। देखो सत्ता परिवर्तन क्या होता है कि सत्ता जो है यानी कि जो भी पावर है वो बार बार चेंज हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं एक साल कांग्रेस होती है, एक साल बीजेपी होती है, फिर कांग्रेस होती है, फिर बीजेपी। मतलब पिछले कुछ सालों से तो हमें यही चीज़ बार बार देखने को मिल रही है कि एक बार बीजेपी आ रही है, एक बार कांग्रेस आ रही है, एक बार बीजेपी आ रही है, एक बार कांग्रेस आ रही है। तो यही हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी टाइम से यही चीज़ हो रही है। तो ये इसकी प्रकृति है कि
हमारे जो राज्यों की राजनीति है वहाँ पे सत्ता परिवर्तन एक आम बात है। यहाँ पे सत्ता बदलती रहती है। चुनाव प्रतिस्पर्धा तो होती होती है, पर सत्ता भी बार-बार बदलती रहती है। शायद लोग जो होते हैं वो नेता के काम से जो है सैटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि अगला जो नेता है वो अच्छे से काम करे। फिर वहाँ पे भी उसको वही चीज़ देखने को मिलती है। फिर बार-बार वही चीज़ बार-बार रिपीट होती रहती है, तो और सत्ता भी बार-बार चेंज होती रहती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं न कहीं नीतियाँ अच्छी बनने लग जाती है, और नुकसान ये होता है कि लॉन्ग टर्म में नीतियाँ जो है काम नहीं करती है, क्योंकि एक सरकार ने कोई नीति बनाई, सरकार बदल गई, फिर दूसरी सरकार उस नीति को आगे नहीं बढ़ाती है, वो खुद से कोई और नीति बना देगी, फिर वही चीज़ चलती रहेगी, उसकी नीति भी ऐसी ख़राब हो जाएगी, फिर वही चीज़ चलती रहती है। तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में नीतियाँ ख़राब हो जाती है, पर शॉर्ट टर्म के लिए तो कहीं न कहीं जो सरकार है वो कोशिश करती है कि और अच्छी नीति लेके आए और अच्छा लोगों को खुश करे। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके 11 पॉइंट पे, जो कि है नौकरशाही का राजनीतिकरण। देखो क्या हो गया है राज्य की राजनीति में, नौकरशाही का राजनीतिकरण हो चुका है। अब हम नौकरशाही को समझते हैं। नौकरशाही मतलब जैसे हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हो गए जो कुछ काम करते हैं, बड़े बड़े जो है लागू करते हैं नियमों को, नीतियों को, उसको हम नौकरशाही के अंदर रखते हैं। और आज इस नौकरशाही का भी राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि इसके पीछे जो है राजनीतिक जो जो हमारे नेता है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। क्या होता है कि जैसे कोई ऑफिसर है, ठीक है, अगर उसने सरकार के साथ मिलकर काम किया, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे सरकार को फ़ायदा हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी, उसको अच्छी उसकी पोस्टिंग करा देगी, अच्छी उसको सैलरी देगी। पर अगर वो कोई ऐसा काम करता है या फिर सरकार का विरोध करता है, या फिर उसको लगता है सरकार ने कुछ गलत किया है, उस चीज़ का विरोध करने लग जाता है, तो क्या करेगी सरकार, या तो फिर उसको रिमोट एरिया में भेज दे देगी, या फिर उसके ऊपर झूठे केस लगा देगी। तो कहीं ना कहीं नौकरशाही का राजनीतिकरण हमें जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है स्टेट लेवल पर। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे राज्य है जहाँ पे ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने या फिर किसी बड़े नेता ने जब ये देखा कि कोई अधिकारी उनके जो है सच्चाई को बोल रहा है, तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो कहीं जो काफ़ी ज़्यादा राज्यों में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी एक प्रकृति है, इसकी एक विशेषता है राज्यों राजनीति की, कि वहाँ पे हमें नौकरशाही का राजनीतिकरण देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 12वें पॉइंट की, जो कि है आर्थिक बल का प्रभाव। देखो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। हमें पता है कि केंद्र के द्वारा हमें थोड़ी बहुत जो है सहायता दी जाती है ताकि हम अपनी नीतियों को लागू कर सकें। अगर जो केंद्र है वो अच्छी सहायता हमें देगी तो ही हम अपना अच्छा विकास कर सकेंगे, और अगर केंद्र अच्छी सहायता नहीं देगी तो हम अच्छा विकास नहीं कर सकेंगे। जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे राज्य जो है वो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं और बोलते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि फिर अगर उनको स्पेशल स्टेटस मिल गया तो फिर उनको अच्छे फंड्स मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा और अपना विकास वो कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो है बल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी राज्यों की राजनीति में। और ये हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी को अच्छा फंड नहीं मिला तो स्पेशल स्टेटस की मांग करेगा, और अगर अच्छा फंड मिल गया तो अपना अच्छा विकास कर सकेगा। तो ये राज्यों की राजनीति की प्रकृति है कि इसमें आर्थिक बल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 13 पॉइंट लिखते हैं हम, केंद्र राज्यों संबंध। अब ऐसा तो है नहीं कि राज्य सरकार बन गई, राज्य राजनीति शुरू होगी तो उसका केंद्र से कोई रिलेशन होगा ही नहीं। राज्यों का केंद्र से शुरू से ही रिलेशन था और आगे भी रिलेशन रहेगा। भले ही इन दोनों के काम काफ़ी अलग अलग है, पर इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमेशा ही रहेगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि केंद्र को जो है फंड देती है हमें, और ताकि हम अपनी नीतियों को लागू कर सके, बहुत पैसा देती है, तो इससे भी हमारे बीच कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिलेंगे तो हम विरोध करते हैं, उनके ऊपर उनको प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। और साथ ही में हमारे पास जो है गवर्नर है, राज्यपाल है। राज्यपाल क्या करता है, हम देखो वो अगर हमने कोई भी बिल पास करना है वो उसको रुकवा अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति शासन रिकमेंड कर सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है जिससे वो केंद्र की तरफ कहीं ना कहीं झुका हुआ होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो भी इसकी एक महत्वपूर्ण प्रकृति है हमारे राज्य की राजनीति की। नेक्स्ट पॉइंट आता है पहचान की राजनीति। देखो क्या होता है कि जो हमारी राजनीति है, राज्य की राजनीति, वो पहचान की राजनीति है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जाति को देखकर, धर्म को देखकर जो है लोग वोट देते हैं, उसी तरह क्षेत्र को देखकर भी लोग वोट देते हैं। मतलब पहचान आप समझ सकते हो ना, जिससे आपकी पहचान होती है, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो कुछ भी हो, महिला हो पुरुष हो, उसके आधार पर जो है राजनीति कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है राज्य स्तर पर। उदाहरण के लिए हम हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं। यहाँ पर लोग किसको वोट देंगे, जो हमारी कास्ट से बिलोंग करता है, किसको वोट देंगे जो हमारे धर्म से बिलोंग करता है, किसको वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र का आदमी है उसको वोट देंगे, क्योंकि उससे उसको अपनत्व आता है, अपनापन आता है, और लोग जो है उसी को ही वोट देना जो है प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी एक प्रकृति है कि यहाँ पे हमें पहचान की राजनीति देखने को मिलती है। 15वां पॉइंट, समान न्याय। तो हमें यहाँ पे समानता और न्याय भी देखने को मिलता है, क्योंकि
एक इसकी विशेषता भी बोल सकते हैं हम राज्य राजनीति की, या फिर हम इसकी प्रकृति भी बोल सकते हैं। देखो राज्य की राजनीति में एससी हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, इनको आरक्षण प्राप्त है। 13 सीटें हो गई, 5 सीटें हो गई, इस तरह की कुछ सीटें इनको दी गई है ताकि ये जो है पीछे ना रह सके, इनको भी न्याय मिले, इनको भी समानता मिले। तो ये भी एक इसकी विशेषता है, इसकी एक प्रकृति है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे समानता और न्याय भी मिल रहा है लोगों को, ठीक है, समान न्याय भी मिल रहा है लोगों को। एससी हो, एसटी हो, इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे हिमाचल प्रदेश में 17 सीटें जो है एससी के लिए है, 5 इतनी सीटें जो है एसटी के लिए है। तो इस तरह से जो है एक हमें देखने को मिलता है, इसकी प्रकृति है, इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे हमें आरक्षण देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 16 लोकल लीडर का महत्व। देखो राज्य की राजनीति में लोकल लीडर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लोकल लीडर जो है सेंट्रल लीडर से ज़्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए हम इसमें लिख सकते हैं ममता बनर्जी को। देखो जब आप कलकत्ता वाली साइड जाओगे तो वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है जितना कि टीएमसी, जो हमारी ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पे, और अभी तक वो बार बार जीतते आ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि लोकल लीडर है वो, वहाँ की जो है लोकल उसको जो है कहीं ना कहीं शक्ति मिली हुई है, लोकल विश्वास उसको मिला हुआ है, तो लोग जो है बार बार उसी को ही वोट देते हैं और वो कहीं ना कहीं केंद्रीय लेवल से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति है कि लोकल लीडर का महत्व कहीं ना कहीं हमें राज्यों की राजनीति में देखने को मिलता है।